हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए यूपी ट्रिपल का जो आप लोग का ऑडिटर या फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है, उसके लिए मैं आप लोग को प्रिपरेशन करा रही थी। जो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के आएंगे उसके बारे में। इसकी एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जो बच्चे नए हैं देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक क्लर्क के काम की जांच दूसरे क्लर्क द्वारा स्वचालित रूप से की जाती है, इसे डैश कहा जाता है। The work of one clerk is automatically checked by another clerk is called dash. Internal control, internal check, internal audit, none of the above. क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इस तरह से अंकेक्षण का काम किया जाएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक क्लर्क काम कर रहा है उसके काम की जांच को दूसरे क्लर्क के द्वारा करवा लिया जाता है। इससे क्या रहता है कि जब फाइनल अंकेक्षण होगा तो वहां पर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, या किसी भी तरह के फ्रॉड किए जा रहा है या कोई भी गबन किया जा रहा है तो उसकी पकड़ भी फौरन हो जाती है। या अगर किसी तरह की कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती है, कोई एरर है तो जल्दी पकड़ में आ जाता है, जिससे जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं वो सही रहते हैं, एक्यूरेट रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की जांच को क्या कहा जाता है, ये हो जाता है इंटरनल चेक यानी कि आंतरिक जांच। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के स्वामी को डैश कहा जाता है। द ओनर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड डैश। डिबेंचर होल्डर्स, डेटर्स, शेयर होल्डर्स, नन ऑफ द अबव। तो जो कंपनी का स्वामी है वो क्या कहलाता है, क्योंकि कंपनी का जो स्वामी होता है यानी कि स्वामी वही होता है जो अगर हानि हो रही है, जिसको लॉस हो रहा है कंपनी को, तो लॉस को भी वही बेयर कर रहा है। तो कौन होता है, वो हो जाते हैं शेयर होल्डर्स यानी कि जो अंशधारी होते हैं। जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको तो इंटरेस्ट मिलता ही है, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका प्रॉफिट या उनका जो डिविडेंड होता है वो पहले से डिसाइडेड नहीं होता। जिस तरह अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंग ही उनको डिविडेंड भी दिया जाता है। तो पहले से पूर्व निर्धारित दर नहीं रहती है डिविडेंड के लिए, इसीलिए उन्हें कंपनी का स्वामी माना जाता है। क्योंकि अगर किसी वर्ष प्रॉफिट नहीं होगा तो उस वर्ष उनको डिविडेंड भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर कंपनी के स्वामी कौन हो जाएंगे, जो शेयर धारक होते हैं, अंशधारी होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच का मुख्य उद्देश्य डैश है। द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज डैश। टू डिस्कवर एरर एंड फ्रॉड्स, टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड्स, टू वेरीफाई स्टेटमेंट्स, ऑल द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन होता है, अक्सर हम लोग जो अंकेक्षण है, अनुसंधान क्या हो जाता है, जब किसी विशेष ज्ञान की, किसी विशेष चीज की खोज की जा रही होती है तो वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। यानी कि टू डिस्कवर समथिंग इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि क्या होगा या उसका क्या मेन ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। तो त्रुटियों धोखाधड़ी का पता लगाना करेक्ट हो जाएगा, उनको रोकना ये भी रहेगा, और साथ ही जो स्टेटमेंट्स हैं, जो विवरण हमने बनाए हैं, उनको सत्यापित करना। तो तीनों ही हो जाते हैं। तो एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईपीए का तथ्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्ट ऑफ ईपीए। इकोनॉमिक ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, एक्सपेंडिचर ऑडिट, इफेक्टिवनेस ऑडिट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो ईपीए का तथ्य नहीं होगा। तो पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये जाने कि ईपीए क्या होता है। ईपीए जो होगा आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक होती है, तो इसके द्वारा एक ऑडिट करवाया जाता है, जो आपका नाम से क्लियर हो गया है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। ये देखना कि जो संस्था है उसमें जिस तरह के कार्य हो रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे कि आपके जो एनवायरमेंट हो उसको किसी तरह का हार्म हो रहा हो, जैसे कि एयर है, वाटर है, लैंड है, इन सब चीजों में किसी तरह का कुछ कोई पोल्यूशन तो नहीं हो रहा, किसी तरह का कोई हार्म तो नहीं पहुंच रहा है। इन सब का ऑडिट किया जाता है इसमें। तो अब इम्पोर्टेंट आता है कि इसमें क्या चीज शामिल नहीं होती है। तो इकोनॉमिक ऑडिट भी आता है, एफिशिएंसी ऑडिट भी आता है और इफेक्टिवनेस ऑडिट भी आता है। तीनों को ही ध्यान में रखा जाता है। इसमें क्या नहीं होता, एक्सपेंडिचर ऑडिट नहीं होता। जो व्यय होते हैं उनका अंकेक्षण नहीं किया जाता, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके बारे में ये देखा जाता है कि वो कितने अच्छी कुशलता से काम कर रही है, क्या उसका इफेक्टिवनेस है, क्या प्रभावशीलता है, क्या किसी तरह का कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जिससे कि कोई जो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल हो। ये सारी चीजें होती हैं, वो रिस्क फैक्टर्स को देखा जाता है जो कि एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल रहेंगे। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑडिट के लिए भौतिकता का स्तर निर्धारित करते समय किस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ मटेरियलिटी फॉर एन ऑडिट, व्हाट शुड नॉट बी कंसीडर्ड। इसमें ध्यान दीजिएगा, पूछा है नॉट बी कंसीडर्ड, किसे ध्यान नहीं दिया जाता। रेयर एरर
The auditor remuneration, adjusted interim financial statement, prior year financial statement। तो यहाँ पर किसका ध्यान नहीं दिया जाता? तो पिछले वर्षों में क्या गलतियां, क्या त्रुटियां रही हैं, उस पर ध्यान दिया जाता है। जो समायोजित अंतरिम वित्तीय विवरण है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, और पिछले वर्षों का वित्तीय विवरण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। जो लेखा परीक्षक है, जो अंकेक्षक है, उसका जो पारिश्रमिक होता है, रेम्यूनरेशन होता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बाकी अंकेक्षण में सही ढंग से अंकेक्षण का कार्य हो पाए, बाकी तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होंगी उसके लिए। तो क्वेश्चन में जो पूछा था क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हो जाएगा द ऑडिटर रिम्यूनरेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड डील्स विद ऑडिट प्लानिंग। कितने से कौन सा ऑडिटिंग अश्योरेंस मानक ऑडिट योजना से संबंधित है? AAS7, AAS8, AAS9, AAS3। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो ऑडिट अश्योरेंस स्टैंडर्ड है वो ऑडिट प्लानिंग से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही चल गई। AAS की क्या हो जाएगी? ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड। पूछ सकता है एग्जाम में ये भी, तो ध्यान में रखिएगा। जो ऑडिट प्लान किया जाता है, ऑडिट योजना तैयार की जाती है, उससे कौन सा रिलेटेड होगा? तो वो हो जाएगा AAS8, यानी कि जो अकाउंटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड 8 है वो आपका ऑडिट प्लानिंग से रिलेटेड होता है। और क्वेश्चन आ जाता है कि जो 7, 9, 3 है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। एग्जाम में आता है तो कोई भी पूछ सकता है आपसे। तो जो 7 हो जाएगा वो होगा रिलेइंग अपॉन द वर्क ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर, इससे रिलेटेड है। और जो 9 होगा यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, इससे रिलेटेड होगा। और जो 3 होगा वो हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, तो वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग पेपर्स डैश की संपत्ति है। वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द डैश, क्लाइंट एंड ऑडिटर, ऑडिटर, क्लाइंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि जो ऑडिट किया जाता है उसमें जो प्लानिंग किया जाता है, तो कुछ प्रोग्राम बनाया जाता है, कुछ फाइल्स बनाई जाती हैं, नोट्स तैयार किए जाते हैं, तो वो वर्किंग पेपर्स कहलाते हैं। तो वो पेपर्स जो होते हैं वो किसकी प्रॉपर्टी होते हैं, किसकी संपत्ति होते हैं? ग्राहक की और अंकेक्षक दोनों की, या फिर सिर्फ अंकेक्षक की, ग्राहक की, या फिर जो समता अंशधारक होते हैं उनकी। तो यहाँ पर किसके होंगे? वो ऑडिटर के होते हैं। ऑडिटर का ही उस पर अधिकार रहता है, राइट होता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय डैश द्वारा भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं, नन। तो जो आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसको जो अपॉइंट किया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तैयारी के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which of the following best describes the primary purpose of audit program preparation? To detect errors or fraud, to comply with gap, to gather sufficient appropriate evidence, to assess audit risk। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अंकेक्षण का कार्यक्रम बनाया जाता है या उसकी तैयारी के लिए जो प्राथमिक उद्देश्य रहते हैं उसमें सबसे अच्छा, यानी कि आपको बेस्ट बताना है कि कौन सा उद्देश्य रहता है। त्रुटियों या धोखाधड़ी का पता लगाना, जो आपका गैप है उसका जो भी उसके नियम है उनका पालन करने के लिए, पर्याप्त उचित साक्ष्य जुटाने के लिए, प्रमाणन जिसे कहा जाता है, जो प्रमाणक होते हैं, लेखा परीक्षक जोखिम का आकलन करना। तो यहाँ पर जो तैयार किया जाता है अंकेक्षक कार्यक्रम, पूरा अपनी जो प्रिपरेशन की जाती है उसका मेन ये एम रहता है कि जो भी एविडेंस है उनको आप जुटा सकें, जिससे कि एक अच्छी रिपोर्ट तैयार की जाए। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग पेपर की तैयारी में निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग पेपर, यानी कि जो वर्किंग पेपर्स तैयार किए जाते हैं ऑडिटर या उसकी टीम के द्वारा, तो उसका क्या बेनिफिट नहीं होता? टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क, टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर सब्सिक्वेंट ऑडिट्स, टू इंश्योर ऑडिट वर्क इज बीइंग कैरिड आउट एज पर प्रोग्राम, टू प्रोवाइड ए गाइड फॉर एडवाइजिंग अनदर क्लाइंट ऑन सिमिलर इशूज। क्वेश्चन में ध्यान दिया करिए कि क्या पूछ रहा है या नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा बेनिफिट या एडवांटेज नहीं होगा। तो अंकेक्षक कार्य की समीक्षा के लिए आधार प्रदान करना बिल्कुल रहता है, ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। इसलिए तैयार किया जाता है कि
कार्य जो भी किया जा रहा है उसका एक रिव्यू बनाया जा सके, रिव्यू दिया जा सके। आगामी ऑडिट के लिए आधार प्रदान करना कि फ्यूचर में जो ऑडिट करे जा रहे हैं तो उन पेपर से बहुत हेल्प होती है कि किस तरह से किया गया था, क्या पद्धति रही थी, किस तरह का ऑडिट ऑलरेडी कंपनी में चल रहे हैं, इंटरनल है एक्सटर्नल है, किस तरह से किया जाता है। यह सुनिश्चित करना कि ऑडिट कार्य कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। ये भी सही है कि जो हमने प्रोग्राम तैयार किया था ऑडिटर ने उसी के अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समान मुद्दों पर किसी अन्य ग्राहक को सलाह देने के लिए एक मार्गदर्शिका तैयार करना। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होते हैं? ऑडिटर की होते हैं। तो जो भी क्लाइंट है उसके लिए किसी तरह से हेल्पफुल नहीं होंगे या उसको किसी तरह का एडवाइस देने के लिए हेल्पफुल ये वाले पेपर्स नहीं रहते, तो यही एक लाभ नहीं होगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर डैश ईयर। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? अभी हमने पढ़ा कि नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति करता है। कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो ये 6 वर्षों के लिए की जाती है, 6 ईयर्स के लिए की जाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिफिकेशन इंक्लूड सत्यापन में शामिल है वैल्यूएशन, मूल्यांकन, एग्जिस्टेंस विद्यमानता, ओनरशिप एंड टाइटल, स्वामित्व एवं सत्वाधिकार, ऑल द अबव, ये सभी। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका सत्यापन, दूसरा हो जाता है मूल्यांकन यानी कि वेरिफिकेशन हो जाता है और हो जाता है वैल्यूएशन। 2 पॉइंट रहते हैं। तो जब वेरिफिकेशन की बात की जाती है यानी कि जब सत्यापन की बात की जाती है तो सत्यापन में मूल्यांकन भी आता है, विद्यमानता भी आती है, स्वामित्व एवं सत्वाधिकार भी आता है। क्योंकि सत्यापन आप तभी तो करेंगे जब आपने ऑलरेडी मूल्यांकन किया होगा, आपने देखा है कि वो संपत्ति कितने की है, उसकी कितनी करंट में प्राइस वैल्यू कितनी बन रही है, मार्केट वैल्यू कितनी बन रही है। विद्यमानता में एक्चुअल में ये देखना कि वो जो पेपर्स में दिखाया है, जो अकाउंट्स में दिखाया है, एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करती है वो प्रॉपर्टी की, जो सिर्फ पेपर्स में दिखा दिया गया एसेट को बढ़ाने के लिए, सिर्फ आपके अकाउंट्स दिखा रहे हैं एसेट्स को आपकी बढ़ाने के लिए, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है कि आपकी अगर इंटैंगिबल है तो इंटैंगिबल है तब भी उसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है। जैसे गुडविल है, इंटैंगिबल है लेकिन उसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है। 4 मेथड्स होते हैं उसको निकालने के। स्वामित्व एवं सत्वाधिकार, इसमें ये देखा जाता है कि एग्जिस्ट भी कर रही है, वैल्यूएशन भी निकल रही है, लेकिन वो प्रॉपर्टी, वो एसेट कंपनी की है या नहीं है, कंपनी की ओनरशिप है या उसमें नहीं है। तो सत्यापन में, वेरिफिकेशन में इन तीनों ही चीजों को शामिल किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑल द अबव। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।